नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम हिमांशु कफरटिया जी की जो पुस्तक है अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ उत्तराखंड, इसको एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की आज हम 7वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, गढ़वाल के विरुद्ध 7 बार युद्ध हारने के कारण लक्ष्मी चंद को किस उपनाम से जाना गया? तो गढ़वाल के खिलाफ लगातार 7 बार आक्रमण किए, 7 बार पराजय होती है लक्ष्मी चंद की, और इस वजह से लक्ष्मी चंद को लखुली बिराली के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ये सवाल भी बन सकता है कि इनमें से किस चंद राजा को लखुली बिराली कहते थे? तो लक्ष्मी चंद को। लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल के ऊपर टोटल 8 आक्रमण किए थे, जिसमें शुरुआती 7 आक्रमण लगातार असफल हुए थे। ठीक है, उसी के बाद उसे यह नाम मिला था। 8वें आक्रमण में लक्ष्मी चंद को जीत मिलती है। गढ़वाल का जो सेनापति था खतर सिंह, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे मार दिया जाता है, और उसी के उपलक्ष्य में कुमाऊं में खतड़ुआ त्यौहार की शुरुआत होती है। क्वेश्चन आता है, खतड़ुआ त्यौहार किस चंद राजा से जुड़ा हुआ है? लक्ष्मी चंद से जुड़ा हुआ है। इसी के काल में उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, वह किला जहां से लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किए, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किया। जैसा हमने अभी देखा, 8वीं बार ये सफल हो गया था। ये किस किले से यहाँ पर हमले करता था? ये जिस जगह से हमला करता था उसे स्यालबुंगा का किला कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। स्यालबुंगा का किला किससे संबंधित है? लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद द्वारा विकसित नरसिंह बाड़ी और लक्ष्मीश्वर क्या थे? तो लक्ष्मी चंद एक बहुत बड़ा निर्माता भी थे। इन्होंने कई सारे बड़े उद्यान इन्होंने बनवाए, मंदिर इन्होंने बनवाए। इनके काल के जो प्रमुख उद्यान थे, बड़े उद्यान, उसमें नरसिंह बाड़ी, पांडु खोला, कबीना, लक्ष्मीश्वर, ये सारे के सारे क्या थे? बड़े उद्यान या बगीचे थे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने नए मंदिर भी बनवाए, और जो पुराने मंदिर थे, क्षतिग्रस्त मंदिर थे, खासकर बागेश्वर का बागनाथ मंदिर, उनका जीर्णोद्धार भी करवाया। ठीक है, बागेश्वर के प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 एडी में किसने करवाया था? तो देखिए, हमने अभी देखा लक्ष्मी चंद ने 7 आक्रमण किए गढ़वाल पर, 7 के 7 वो हार गया। इसके बाद कहा जाता है कि वो बागनाथ मंदिर में गया, पूजा यहाँ पर करता है, फिर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाता है, और फिर 8वां आक्रमण करता है गढ़वाल पर, जिसमें उसे थोड़ी सी सफलता मिल जाती है। तो इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? लक्ष्मी चंद ने ही करवाया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला, शक्ति सिंह गुसाई द्वारा स्थापित प्रशासनिक शब्दावली में न्योवावली और बिष्टावली क्या थे? तो देखिए, जो न्योवावली और बिष्टावली थे, इनकी स्थापना लक्ष्मी चंद के काल में उनके बड़े भाई शक्ति सिंह गुसाई के द्वारा की गई। जो शक्ति सिंह गुसाई थे लक्ष्मी चंद के बड़े भाई थे, लेकिन जन्म से ही ये अंधे थे, जिस वजह से ये राजा नहीं बने। लेकिन लक्ष्मी चंद के काल में प्रशासनिक शक्तियां इन्हीं के हाथों में थी, सारे प्रशासनिक कार्य इन्हीं के द्वारा किए जाते थे। इन्होंने प्रशासनिक संरचना को वहां पर मजबूत किया, कई सारे पद इन्होंने बनाए, कई सारे नए टैक्स इन्होंने लगाए। इसके अलावा इन्होंने न्योवावली और बिष्टावली नाम की न्याय इकाइयां यानी कचहरियों की स्थापना इन्होंने करी। तो न्योवावली और बिष्टावली क्या थे? ये दोनों के दोनों न्याय व्यवस्था की इकाइयां थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इनमें से जो ये न्योवावली थी, ये समस्त जनता के लिए, जो आम जनता होती थी, और बिष्टावली सैनिकों के लिए यानी सैनिक मामलों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, अगला, शाहजहां के गढ़वाल अभियान में सहायता करने के बदले किस चंद शासक को बहादुर की उपाधि और तराई की जिम्मेदारी का फरमान मिला था? तो शाहजहां ने जब गढ़वाल अभियान किए तो उसकी मदद किसने करी थी? यहाँ के राजा कुमाऊं में जो थे उस समय, बाज बहादुर चंद।
बाज बहादुर चंद से पहले लक्ष्मी चंद राजा थे। लक्ष्मी चंद के संबंध भी मुगलों से काफी अच्छे थे। जहांगीर के साथ उन्होंने मुलाकात करी थी। क्वेश्चन आता है, जहांगीर के साथ किस चंद राजा ने मुलाकात करी? लक्ष्मी चंद ने। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी में इस बात का उल्लेख किया है कि लक्ष्मी चंद के साथ उसकी मुलाकात हुई थी। लक्ष्मी चंद जहांगीर से 1612 में मिलता है और 1621 में जहांगीर स्वयं यहां पर आता है। ठीक है, लक्ष्मी चंद को तुजुक-ए-जहांगीरी में सबसे अमीर राजा बताया गया है। ठीक है, लक्ष्मी चंद के बाद गद्दी पर थोड़े समय के लिए दिलीप चंद आते हैं, उनके बाद विजय चंद आते हैं, लेकिन वास्तविक जो सत्ता थी वो सकराम कार्की, पीरू गोसाई और विनायक भट्टों के हाथों में थी। बाद में त्रिमल चंद यहाँ के राजा बनते हैं। त्रिमल चंद जो थे सकराम कार्की को, विनायक को और जो पीरू गोसाई थे इनको देश निकाला यहाँ पर देते हैं और उन्हीं त्रिमल चंद के बाद बाज बहादुर चंद कुमाऊं के राजा बनते हैं। बाज बहादुर चंद के काल में शाहजहां ने गढ़वाल अभियान किया, गढ़वाल पर आक्रमण किया, जिसमें बाज बहादुर चंद ने उसकी मदद करी। इससे खुश होकर शाहजहां ने उसे बहादुर की उपाधि दी, साथ में तराई की जिम्मेदारी का फरमान भी दे दिया। ठीक है, बाज बहादुर चंद औरंगजेब के भी समकालीन था। औरंगजेब को खुश करने के लिए और अपने दरबार को मुगलों की तरह बनाने के लिए बाज बहादुर चंद ने कुमाऊं में जजिया कर और नमक कर जैसे कर मुगलों के दरबार में लगते थे, मुगलों के शासन में लगते थे, वो इन्होंने यहां पे लगाने का प्रयास किया। क्वेश्चन आता है, किस चंद राजा ने अपने दरबार को मुगल दरबार की तरह बनाने का प्रयास किया? बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद ने तराई क्षेत्र में अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए किस शहर की स्थापना करी थी? तो बाज बहादुर चंद को तराई का फरमान मिला था, इनको अनुमति मिली थी। यह अनुमति शाहजहां के द्वारा मिली थी। जब इनको तराई क्षेत्र में अधिकार मिला दोबारा से, तो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, तराई पर नियंत्रण और मजबूत करने के लिए इन्होंने बाजपुर की स्थापना करी थी, जबकि रुद्रपुर की स्थापना रुद्रचंद पहले ही कर चुका था। ठीक है, अगला, किस चंद राजा ने नंदा देवी की मूर्ति को गढ़वाल के बधानगढ़ किले से जीतकर अल्मोड़ा के मल्ला महल में स्थापित किया था? तो वो कौन सा चंद राजा था जो नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से जीतकर अल्मोड़ा के मल्ला महल में स्थापित करवाता है? बाज बहादुर चंद। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को शरण देने से मना कर उसे गढ़वाल भेजने वाला और औरंगजेब का संरक्षण प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो देखिए, दारा शिकोह का जब उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चला औरंगजेब के साथ, तो दारा शिकोह को औरंगजेब मार देता है और उसके पुत्र सुलेमान शिकोह को भी मारने का प्रयास करता है। सुलेमान शिकोह दिल्ली से भागकर उत्तराखंड में शरण लेने के लिए आता है। सबसे पहले वह कुमाऊं में जाता है, चंद राजाओं के दरबार में, बाज बहादुर चंद के दरबार में जाता है, लेकिन बाज बहादुर चंद उसे शरण नहीं देता। हालांकि उसकी मदद करते हैं, कुछ पैसे उसको देते हैं और गढ़वाल की ओर उसे भेज देते हैं, जिससे बाज बहादुर चंद को औरंगजेब का संरक्षण प्राप्त होता है। तो बाज बहादुर चंद ने ही सुलेमान शिकोह को शरण देने से इनकार किया था। फिर सुलेमान शिकोह गढ़वाल में जाता है, जहां पर पृथ्वीपति शाह उसे शरण देता है। ठीक है, बाज बहादुर चंद ने किस वर्ष तिब्बत पर आक्रमण कर ताकल खाल किले पर कब्जा किया था? तो बाज बहादुर चंद ने ताकल खाल किले को जीता था तिब्बत पर हमला करके। यह कार्य इसने 1670 एडी में किया था, यानी 1670 ईस्वी में यहां पे किया था। हालांकि बाद में उसने किले को वापस कर दिया था, लेकिन एक शर्त रखी थी कि जो भी व्यापारी यहां से व्यापार करने आएंगे या धार्मिक यात्री यहां से आएंगे, उन पर तिब्बती भूटिया, वहां के जो लोग हैं, आक्रमणकारी हैं, वो कोई भी टैक्स वसूली नहीं करेंगे, उनसे लूटपाट भी नहीं करेंगे। तो तिब्बती भूटिया जो व्यापारी थे, इसके अलावा तीर्थ यात्री थे, उनकी यात्रा को आसान करने का काम बाज बहादुर चंद ने किया था। कुमाऊं पर पहला रोहिल्ला आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो देखिए, कुमाऊं के ऊपर पहला रोहिल्ला आक्रमण 1743 में होता है। क्वेश्चन आया था पेपर में, कुमाऊं पर रोहिल्लाओं का आक्रमण कब हुआ? 1743 से 44 के दौरान। ठीक है, यह आक्रमण जो था, इसे पहला रोहिल्ला आक्रमण माना जाता है। यह किसके नेतृत्व में हुआ? यह हुआ था हाफिज अहमद खान के नेतृत्व में। उस समय जो रोहिल्ला नेता था, उसका नाम था अली मोहम्मद खान। हमला इसने करवाया था, लेकिन सेना जो आई थी वो इसके नेतृत्व में आई थी। तो हमला किसके नेतृत्व में हुआ? किसने जीता उस समय कुमाऊं को? तो इसका नाम आएगा
अली मोहम्मद खान का, लेकिन जो सेना आई थी वो हाफिज अहमद खान के नेतृत्व में आई थी, ठीक है, जिसमें रोहिल्लाओं के साथ युद्ध होता है कुमाऊं की सेना का, और रोहिल्ला इस युद्ध में जीत जाते हैं। जो राजा थे उस समय कुमाऊं में वो कल्याण चंद थे, शरण लेने के लिए वे गढ़वाल चले जाते हैं। रोहिल्लाओं ने के विरुद्ध कुमाऊं और गढ़वाल की संयुक्त सेनाओं को किस स्थान पर करारी हार का सामना करना पड़ा था? कल्याण चंद चले जाते हैं गढ़वाल में, वहां पे उस समय जो राजा थे वो प्रदीप शाह थे। तो इस काल को गढ़वाल कुमाऊं की एकता का काल भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार था कि जब गढ़वाल और कुमाऊं की सेना, एक संयुक्त सेना एक दुश्मन के खिलाफ लड़ी थी। यहां पर दोनों की संयुक्त सेना बनी, दोनों रोहिल्लाओं के खिलाफ लड़े, लेकिन दूनागिरी के युद्ध में या दूनागिरी के नजदीक जो युद्ध हुआ, इसमें रोहिल्लाओं ने संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। दूनागिरी में ये युद्ध हुआ, इसके अलावा कैडरो बोरारो में युद्ध हुआ जहां पे रोहिल्ला जीत गए। इसके बाद रोहिल्लाओं का पूर्ण रूप से अधिकार यहां पर हो गया। लगभग 7 महीने वो कुमाऊं में बने रहे। इसके बाद प्रदीप शाह अपने खजाने में से उनको पैसा देने के लिए राजी होता है। 3 लाख रुपए उनको तुरंत दिए जाते हैं और 60,000 रुपए वार्षिक टैक्स यहां पर लगाया जाता है कि इतना पैसा हर साल यहां से आएगा, ठीक है। अगला, रोहिल्लाओं के साथ हुई संधि के अनुसार कुमाऊं के राजा को रोहिल्लाओं को कितनी राशि युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देनी पड़ी थी? तो देनी पड़ी थी कुमाऊं के राजा को, जिसमें अपने खजाने से प्रदीप शाह भी पैसा देता है। यह राशि कितनी थी? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए युद्ध क्षति के रूप में देनी पड़ी और 60,000 रुपए वार्षिक टैक्स हर साल देना होता था, ठीक है। 7 महीने अल्मोड़ा में रहकर रोहिल्ला वापस चले जाते हैं। फिर 1745 में अली मोहम्मद खान के नेतृत्व में इस बार वो खुद आता है, दोबारा से हमला करते हैं, लेकिन अब की बार शिवदत्त जोशी उनको बाड़ाखेरी के युद्ध में और हरिराम जोशी उनको कोटा युद्ध में बुरी तरह हरा देता है, ठीक है। अगला, 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में कुमाऊनी सेना ने अहमद शाह अब्दाली की ओर से मराठों के विरुद्ध भाग लिया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो कुमाऊनी सेना की एक टुकड़ी पानीपत के तीसरे युद्ध में भी लड़ने के लिए भेजी गई थी। उस समय जो चंद राजा थे दीपचंद, उनके द्वारा। हालांकि उस समय वास्तविक शक्ति किसके हाथ में थी? शिवदत्त जोशी के हाथ में थी। तो शिवदत्त जोशी के द्वारा उस समय, क्योंकि वास्तविक शक्तियां उनके हाथ में थी, राजा दीपचंद थे, उन्होंने हरिराम जोशी के नेतृत्व में सेना को भेजा था। यहां पर शिवदत्त जोशी का भी नाम है, लेकिन ये नहीं गए थे। इनकी जगह पर बीरबल नेगी इसको करना, बीरबल नेगी और हरिराम जोशी के नेतृत्व में सेना यहां से भेजी गई थी, जिसने अहमद शाह अब्दाली की ओर से मराठाओं के विरुद्ध यहां पे युद्ध लड़ा था। एक और चीज याद रखना, इस युद्ध में कुमाऊनी सेना ने एक विशेष हथियार जिसे बाण कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया था, जो मराठाओं की हार का एक प्रमुख कारण माना जाता है, ठीक है। एक प्रकार का यह विशेष रॉकेट टाइप का था। दीपचंद के शासनकाल में वास्तविक सत्ता किसके हाथों में थी, जिसे कुमाऊं का बैरम खान भी कहते हैं? कुमाऊं का बैरम खान ये कहा जाता है शिवदत्त जोशी को। शिवदत्त जोशी के ही हाथ में दीपचंद के शासनकाल में वास्तविक सत्ता थी। एक सवाल आता है आपके पास, पानीपत का जब तीसरा युद्ध हुआ उस समय कुमाऊं का राजा कौन था? तो देखिए, कुमाऊं में दीपचंद का शासन था। दीपचंद का शासन 1748 से लेकर 1777 तक रहा। तो इस दौरान जितनी भी घटनाएं घटी हैं उन सब में राजा कौन है? दीपचंद। लेकिन इसके शासनकाल में वास्तविक सत्ता किसके पास थी? शिवदत्त जोशी के हाथ में थी। इसीलिए शिवदत्त जोशी को कुमाऊं का बैरम खान भी कहा जाता है, ठीक है। अगला, दीपचंद के बख्शी मोहन सिंह ने किस वर्ष मोहनचंद के नाम से सत्या हत्या ली थी? तो दीपचंद का ही बख्शी था, सेना प्रमुख था मोहनचंद। मोहन गोसाई या मोहन सिंह गोसाई इसका पूरा नाम था। मोहन गोसाई मोहनचंद के नाम से राजा बन जाता है 1777 में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो मोहन गोसाई था यह दीपचंद को कैद कर लेता है। उस समय का एक कुख्यात कारागार था सिराकोट का किला। ये जो सिराकोट था उस समय एक प्रसिद्ध जेल के रूप में फेमस था। इस किले में दीपचंद को उनके पुत्रों को कैद कर दिया जाता है, यहीं पर इनकी मृत्यु होती है। 1777 में यह मोहनचंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। इन्हीं मोहनचंद को फिर बाद में गद्दी से हटाया जाता है। प्रद्युमन शाह को राजा बनाते हैं, ललित शाह अपने बेटे को राजा बनाते हैं यहाँ पे दीपचंद का दत्तक पुत्र बनाकर। लेकिन फिर 1786 में जब जयकृष शाह की हत्या हो जाती है या वो आत्महत्या कर लेते हैं गढ़वाल में, तो प्रद्युमन शाह वापस गढ़वाल चले जाते हैं। हर्षदेव जोशी को वहाँ का
शासन सौंपकर। लेकिन फिर मोहन चंद वापस आता है सेना लेकर के, हर्षदेव जोशी को भगा देता है और वापस 1786 में दोबारा से चंद वंश का राजा बन जाता है। क्वेश्चन आता भी है कौन सा चंद राजा है तो 2 बार राजा बना, तो मोहन चंद है। मोहन चंद के दोबारा से गद्दी में आने के बाद कुछ ही समय बाद हर्षदेव जोशी दोबारा से सेना लेकर आता है। हर्षदेव जोशी मोहन चंद की हत्या कर देता है, शिवचंद को कुमाऊं का राजा बना देता है। शिवचंद को मिट्टी का महादेव कहा जाता है क्योंकि वास्तविक शक्तियां हर्षदेव जोशी के हाथ में थी। फिर से कुमाऊं के ऊपर हमला होता है। महेंद्र चंद जो कि मोहन चंद्र के पुत्र थे वो यहां पर आते हैं लाल सिंह गोसाई के साथ और शिवचंद को यहां से हटाया जाता है। हर्षदेव जोशी भाग जाता है। महेंद्र चंद कुमाऊं के राजा बन जाते हैं 1788 में। 1790 तक राजा रहते हैं। महेंद्र चंद कुमाऊं में चंद वंश का अंतिम राजा था। 1790 में गोरखाओं का आक्रमण होता है और चंद वंश समाप्त हो जाता है कुमाऊं से। ठीक है, अगला, ग्रामीण प्रशासन चलाने के लिए सोमचंद ने किन 2 मुख्य पदों की नियुक्ति करी थी? तो ग्रामीण प्रशासन को चलाने के लिए सोमचंद ने गांव में पंचायत व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया और बूढ़ा और सयाना नामक पदों को नियुक्त किया। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इनको सोमचंद ने प्रशासनिक शक्तियां, पुलिस की शक्तियां, राजस्व की शक्तियां प्रदान करी थी। चंद प्रशासन में राजस्व वसूलने का कार्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता था? तो चंद काल में राजस्व वसूलने का काम मुख्य रूप से थोकदार करता था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सयाना और बूढ़ा होते थे गांव की व्यवस्था को वहां पर देखते थे, ये भी राजस्व संग्रह का काम करते थे, लेकिन इनका मुख्य काम होता था गांव में व्यवस्था को बनाए रखना। जो फौजदार होता था यह सेना की देखभाल करने का काम करता था, यानी सेना का प्रमुख हो गया एक तरीके से। लेखिया जो होता था, लेखिया चंद काल में अभिलेख रख रखाव का काम करता था। प्रशासनिक पदों और उनके कार्यों का सही मिलान करें। जो बख्शी है ये क्या होता था? बख्शी चंद काल में क्या करता था, क्या देखता था? सेना और अर्थव्यवस्था, मुख्य रूप से सेना की देखभाल करने वाला या सैन्य प्रमुख। फौजदार वहां के परगनों का सैनिक शासक होता था। बख्शी सेना का प्रमुख एक तरीके से मान लीजिए। वजीर की बात करें, वजीर क्या होता था? ये प्रशासन को देखता था। तो पहले का 2 है, दूसरे का 1। लेखिया क्या होता था? इसका काम रिकॉर्ड रखना होता था, यानी अभिलेख रखना। तीसरे का 4 और कलमदान राजा के आदेश जारी करना, यानी कि 3। 2 1 4 3 हमारा सही आंसर है जो यहां पर है। इसके अलावा और भी कुछ पद होते थे उस समय, जैसे एक होता था लेखिया, हमने देखा वो पूरे राज्य में अभिलेख रख रखाव का काम करेगा। एक होता था सहायक लेखिया, यह परगने में अभिलेखों के रख रखाव का काम करता था। एक होता था इसके अलावा रोजीना। रोजीना क्या होता था? चंद काल में, यहां पर दिया है रोजीना चंद काल में कर्मचारियों के वेतन के लिए दी जाने वाली भूमि व्यवस्था का एक प्रकार था। ठीक है, अगला, थातवान किसे कहा जाता था? तो चंद काल में भूमि के लिए थात कहा जाता था। यह कहा जाता था भूमि के लिए, और जो भूमि का मालिक होता था उसे थातवान कहते थे, यानी भूमि का स्वामी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इसको भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे करने का प्रयास किया, अतिरिक्त तथ्यों के साथ इनको देखने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।